Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying chapter 8, General Science 6th class. This chapter is about energy. In last lecture, we discussed about energy. We defined it that energy is the ability of a body to do work. Energy is the ability of a body to do work. And after it, we discussed different forms of energy. While discussing forms of energy, about waves, certain information was shared with you that waves are of two types. Can anybody tell me what were the types of waves? You are to raise your hands. Those who can tell me. Types of waves. बेटे waves की आपको दो किस्में कौन सी बताई गई थी? Any student? आपका लास्ट लेक्चर जो है वो अपलोड नहीं हो सका। आज इंशाल्लाह दोनों लेक्चर पहला भी और दूसरा भी दोनों अपलोड हो जाएंगे। हाँ जी, कोई बच्चा बता सकते हैं वेव्स की दो किस्में मैंने कौन सी बताई थी? नो स्टूडेंट? मेरे का लेक्चर अपलोड ना होने की वजह से अक्सर बच्चे उसको जो है वो रिवाइज नहीं कर पाए क्योंकि वो चीज़ वहां से मिलनी थी। ओके, नो प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, टू टाइप्स ऑफ वेव्स मैंने आपको बताई थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब्दुल्ला इरशाम हैज रेज्ड हैंड। यस बेटे, आप बता सकते हैं कौन सी दो टाइप्स? यस सर, हीट वेव्स एंड लाइट वेव्स। नहीं बेटे, ये जो हीट वेव्स या लाइट वेव्स हैं, ये तो हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी वेव्स की सूरत में ट्रेवल करती है। तो इन एनर्जी की ट्रेवलिंग है जो वेव्स की फॉर्म में है। मैंने आपको वेव्स की टाइप्स जो बताई थी वो दो किस्में थी। एक थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और दूसरी थी मैकेनिकल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैकेनिकल वेव्स, ये मैंने दो टाइप्स बताई थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेटे वो होती हैं जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, बगैर मीडियम के ट्रैवल कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइट वेव्स, सूरज की जो हीट हम तक पहुंचती है और लाइट पहुंचती है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिनकी सूरत में ये लाइट हम तक पहुंचती है और रास्ते में वैक्यूम में से भी पास होकर आती है। इट शोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डोंट नीड एनी मीडियम। अगर मीडियम की जरूरत होती तो वैक्यूम में से पास होकर लाइट हम तक ना पहुंचती। और जो मैकेनिकल वेव्स हैं वो बगैर मीडियम के ट्रैवल नहीं कर सकती एक जगह से दूसरी जगह। इसमें साउंड वेव्स की मैंने एग्जांपल दी थी। आप इसकी एक सिंपल सी एक्टिविटी अगर करना चाहें तो वो ये है, एक बेल जार लेकर जिसके अंदर बेल ऑलरेडी जो है इट इज फिटेड, बेल जार लेकर उसके अंदर जो बेल लगी उसको ऑन करें। बेल बजती आपको नजर आएगी क्योंकि बेल जार ग्लास का बना होता है और आपको आवाज भी सुनाई देगी। ठीक है, बेल रिंगिंग जो है, बेल की रिंगिंग आपको नजर भी आ रही है कि बेल बज रही है और उसकी आवाज भी सुनाई देगी। आप उसके बाद ये करें कि वैक्यूम पंप के जरिए बेल जार में से हवा निकालें। जैसे हवा आप निकालते जाएंगे आप देखेंगे कि आवाज जो है उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, आवाज मध्यम होती जाएगी और कुछ देर के बाद आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं देगी, हालांकि बेल आपको बजती हुई नजर आएगी। इससे क्या वाज़ेह होता है कि वो हवा एक मीडियम था जिसके जरिए साउंड बेल से
हम तक पहुंच रही थी। हमने मीडियम को खत्म कर दिया, आवाज नहीं आ रही। यस बेटे, को क्वेश्चन? Abdullah Sham, any question? You have raised your hand. No, sir. बड़े हाथ नीचे कर लिया करें जिसका क्वेश्चन ना हो। ओके, ये बड़े मैंने आपको मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में थोड़ी सी एडिशनल है इंफॉर्मेशन जो दी है। आप हायर क्लासेस में ये चीजें पढ़ेंगे। हमने लाइट एनर्जी के बारे में आज जो है वो पढ़ना है। इससे पहले हम हीट एनर्जी जो है वो पढ़ चुके हैं और अदर फॉर्म्स एनर्जी की जो है उनके नेम्स हमने डिस्कस किए थे। टुडे वी आर स्टार्टिंग लाइट एनर्जी। If any student is there with any question, you can ask. No, sir. Okay. Light बेटे जो है, it is a form of energy that is carried by light waves. Light energy की फॉर्म है जो लाइट वेव्स के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। Anything that is luminous, it can give off light energy. Luminous objects कौन से होते हैं? उनको हम डिफाइन इसी लिहाज से करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट्स जो है जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं उन्हें लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, और जो ऑब्जेक्ट्स लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जिनकी लाइट नहीं होती, वो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ऑब्जेक्ट्स दैट हैज देयर ओन लाइट, दैट गिव ऑफ लाइट, दे आर कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। लुमिनस ऑब्जेक्ट्स की एग्जांपल कौन दे सकते हैं? सर सन, स्टार, बिल्कुल बल्ब। ठीक। सन जो है वो लुमिनस ऑब्जेक्ट है, स्टार लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। What about moon or earth? क्या मून सर लुमिनस ये नहीं है? नो सर। तो आप रात को मून की लाइट नहीं देखते? सर वो सन से रिफ्लेक्ट होके आती है। Well done. That is sunlight. That is not the light of moon. मून की अपनी लाइट नहीं है, वो सन की लाइट होती है, वो मून से रिफ्लेक्ट होकर आती है। तो लुमिनस और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स का जो है ये क्लियर होना चाहिए आपको। मोस्ट ऑफ आवर लाइट एनर्जी कम्स फ्रॉम द सन। जैसा आपको पहले भी बताया गया कि सन जो है इट इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ज्यादातर जो लाइट हम तक पहुंचती है, लाइट एनर्जी, ये सूरज से आती है। अदर नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट जो हैं उनमें स्टार्स हैं, लाइटनिंग एंड फायर। ठीक है, स्टार्स सितारे हो गए, लाइटनिंग ये जो बिजली चमकती है ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म्स, ड्यूरिंग थंडरिंग, बादल जब गरजते हैं, जब बारिश होती है तो जो बिजली चमकती है उसमें ये लाइटनिंग है। एंड फायर, ये आपको लेफ्ट पे जहाँ पे देखें पिक्चर में बताया गया है कि लाइटनिंग इफ हार्नेस्ड कैन प्रूव टू बी एन एक्सट्रीमली पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी। कि अगर आप लाइटनिंग को हार्नेस करना क्या मतलब? इस्तेमाल में लाना। इफ यू कैन मैनेज to harness this lightning, this energy of lightning, then it can prove a powerful source of energy. अगर हम लाइटनिंग को किसी तरीके से इस्तेमाल में ला सकते हैं तो ये एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी का सोर्स हमारे पास बनेगा। नेक्स्ट आपको लुमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो बताया जा रहा है, ग्लो वर्म्स, fireflies, certain deep sea fish and some fungi glow because chemical reactions in their bodies produce light. ये आपको कुछ वर्म्स के बारे में बताया गया, इस तरह डीप सी फिश का बताया गया, कुछ फंजाई जो है इनका बताया गया। ये सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, बट इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो लाइट प्रोड्यूस होती है इनमें केमिकल होता है लूसीफेरिन। लूसीफेरिन केमिकल, और लूसीफेरेज एंजाइम होता है, उसकी प्रेजेंस में इसकी ऑक्सीडेशन होती है लूसीफेरिन की, और उससे लाइट प्रोड्यूस होती है।
इन सारे ऑर्गेनिजम्स में जिनके नाम आपको बताया कि वर्म्स हैं या अदर ऑर्गेनिजम्स, तो बेटे इनमें ये केमिकल रिएक्शन, हमने कहा ना केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनकी बॉडीज में, तो ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। गैस सर ये फंजी ग्लो का क्या मतलब है? बेटे फंजी वर्ड नहीं होता, वर्ड होता है फंजाई। ठीक है, फंजाई। कुछ किस्में हैं फंजाई की जो कि ग्लो करती हैं, ग्लो करना चमकना। जैसे हम फायर फ्लाई है, फायर फ्लाई किसी ने देखा? यस सर। यस सर। उर्दू में क्या कहते हैं इसे? सर सर जुगनू। वेल डन, सर जुगनू, बिल्कुल ठीक। तो रात के टाइम ये फायर फ्लाइज जो आप देखते हैं ये भी ग्लो करते हैं। बढ़िया, ये जो ग्लो का वर्ड आप देख रहे हैं ना, ग्लो जो एंड पे यूज किया, ये सबके लिए यूज किया है। इनके सर्टन सी फिश, सम फंजाई, दे ऑल ग्लो। फ्रेंड्स, ये आपको इन सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया गया कि दे ग्लो, और क्यों ग्लो करते हैं। उनकी बॉडीज में कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनके जिनके नतीजे में ये लाइट प्रोड्यूस होती है। और रिएक्शन का भी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। केमिकल कौन सा मैंने बताया, क्या नाम बताया मैंने केमिकल का जिसकी ऑक्सीडेशन होती है? लूसीफेरिन, LUCIFERIN, सर लूसी सेरीन। यस, लूसीफेरिन। और एक एंजाइम उनकी बॉडी में होता है जिसका नाम है लूसीफेरेज। लूसीफेरेज एंजाइम पैदा होता है। जब ये एंजाइम पैदा हो तो लूसीफेरिन की ऑक्सीडेशन होती है। ये केमिकल रिएक्शन है जिसके रिजल्ट में लाइट प्रोड्यूस होती है। अच्छा, फंजाई का बच्चा पूछ रहा था, फंजाई वर्ड याद रखें, मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? फंजाई। फंजाई किसी बच्चे ने देखा है उगी हुई कहीं पे? सर हमने फंजाई नहीं देखा, लेकिन मैंने फायर फ्लाइज देखी है। ओके, फायर फ्लाइज देखे आपने, फंजाई भी देखे हैं। मैं आपको बताता हूँ, किसी ने मशरूम देखे हैं? यस सर। बड़े यस मशरूम, सर। मशरूम जी भी सर। फंजाई की किस्में हैं, वो भी फंजाई की किस्में हैं। कौन सी किस्में फंजाई के? फंजाई, हाँ जी, इसी फंजाई की वो भी किस्म है, मशरूम भी। इसी तरह मशरूम। मशरूम, इसी तरह खाने पीने की चीजें जो है उनके ऊपर जो ब्रेड मोल्ड, न्यूरोस्पोरा उसे कहते हैं, राइजोपस वगैरह I ग्रो have seen. करता है, तो ये भी फंजाई की किस्म है। जैसे आप आम तौर पे कहते हैं ये उल्ली लग गई है किसी चीज को, उसके ऊपर जब ये फंजाई ग्रो करती है तो आप कहते हैं इसको उल्ली लग गई है। ये ग्रीनिश सा मटेरियल, मैटर सा होता है जो ग्रो कर जाता है। खाने पीने की चीज़ों की बात की मैंने, उसके अंदर होता है। ये आप रोटी का टुकड़ा जो है उसको आप गीला करके, वेट करके अगर आप रखते हैं तो एक दो दिन के बाद देखेंगे वो ऊपर से सब्ज सा हो जाएगा। और अगर ज़्यादा पड़ा है तो बड़े 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 थ्रेड्स से उसमें पैदा हो जाएंगे। वो फंजाई के ही थ्रेड्स होते हैं, हाइफी उनको कहते हैं। जस्ट फंजाई क्लियर है? हाँ जी, वो फंजाई होती है, वो भी फंजाई है। फंजाई की बहुत किस्में हैं। जैसा प्लांट्स हैं, याद रखें, जैसा प्लांट्स हैं और उनके डिफरेंट टाइप्स हैं, फंजाई जो है इसकी भी मुख्तलिफ किस्में हैं। हम ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रुपिंग करते हैं ना, डिफरेंट ग्रुप्स में जो ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं तो उनको हम किंगडम्स का नाम देते हैं। जैसा बेटा किंगडम प्लांटी है, उसमें सारे प्लांट्स आते हैं, तो किंगडम फंजाई एक पूरी किंगडम कंसिडर होती है, एक बड़ा ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का। ये बड़ी क्लासेस में आप पढ़ लेंगे। बताया कि ये क्यों ग्लो करते हैं, बिकॉज केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इन देयर बॉडीज and as a result of these actions light is produced. We humans need light to see. हमें लाइट की क्या जरूरत होती है? हम लाइट को देखने के लिए यूज करते हैं। और जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनको क्या जरूरत है?
they need light to produce their food by photosynthesis. फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आप जानते हैं, वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स, हाँ जी, कौन डिफाइन करेगा फोटोसिंथेसिस को? नींद हो रही थी। उज़ैमा, stay silent. Any student define photosynthesis? सर आपने क्या कहा? Sir, Abdullah. photosynthesis is the process where plants make their own food. This is the process in which plants make their own food. Photosynthesis is the process by which plants make their बेटे एक बच्चे को बोलने दें। अयान सगीर बेटे आप इसको डिफाइन करें। अब्दुल्ला ने कर लिया। Photosynthesis is the process in which plants make their own food using sunlight, carbon dioxide, and water. Using sunlight, combining carbon dioxide and water. Photosynthesis is a process by which plants produce their food using carbon dioxide and water in the presence of sunlight. Sunlight से plants क्या लेते हैं? एनर्जी। और सनलाइट को प्लांट्स कैसे अब्सॉर्ब करते हैं? पौधों के अंदर कौन सी वो चीज होती है जिसके जरिए वो सोलर एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं? जैसे यहाँ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल वो पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है ग्रीन प्लांट्स के अंदर। पौधों का याद रखें कि जो ग्रीन कलर है वो क्लोरोफिल की वजह से ही होता है। तो इस पिगमेंट के जरिए प्लांट्स सोलर एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हैं और उस एनर्जी के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स ने एटमॉस्फेयर से अब्सॉर्ब की होती है और वाटर जो सॉइल से अब्सॉर्ब किया होता है उनको मिलाते हैं और ग्लूकोज बनता है। स्टार्ट में ग्लूकोज बनता है जो कि बाद में ये ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा और बाद में मिनरल्स के साथ जब रिएक्शन होगा तो प्रोटीन्स भी बनती हैं, फैट्स भी बनते हैं। हाँ जी, अटेंडेंस बड़े हो जाती है अटेंडेंस। तो ये लाइट का यूज आपको बताया गया कि हम तो लाइट को सिर्फ देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि हमें चीजें नजर आ जाएं, और पौधे अपनी खुराक बनाते हैं। लाइट इज आल्सो गिवन आउट बाय बर्निंग फ्यूल्स। यहाँ पे एक क्वेश्चन में और थोड़ा सा पूछूंगा, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो खुराक पैदा होती है क्या ये सारी की सारी खुराक पौधे खुद ही इस्तेमाल कर लेते हैं? तो जानवर कहाँ से लेते हैं? अब्दुल वहाब। सर क्या था ही? अब्दुल वहाब, यू रेज योर हैंड। सर वो फोटोसिंथेसिस के अंदर जितना वो इस्तेमाल कर सकते हैं वो उतना करते हैं, लेकिन जो बचा होता है वो बाकी का वो एनिमल्स खा लेते हैं। बिल्कुल ठीक। प्लांट्स जो खुराक प्रोड्यूस करते हैं वो खुद तो यूज करते ही हैं, उसके बाद प्लांट्स के अंदर वो खुराक स्टोर्ड होती है। पौधों को जब जानवर खाते हैं खुराक के तौर पर, तो जब प्लांट्स के अंदर स्टोर्ड फूड थी वो एनिमल्स की जो है वो खुराक बन जाती है। एनिमल्स अपनी जरूरियात को पूरा करते हैं उस खुराक से। लाइट बताया कि इट इज आल्सो गिवन आउट बाय बर्निंग फ्यूल्स। जब फ्यूल्स ईंधन वगैरह जब जलता है, कोई भी लकड़ी जलती है, ऑयल जलता है, गैस जलती है, ये सारे फ्यूल्स हैं, उसके दौरान भी लाइट प्रोड्यूस होती है। और दूसरी बात कि जब इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं थ्रू लाइट बल्ब्स एंड लाइट ट्यूब्स एंड टू द लेसर एक्सटेंट थ्रू द हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फायर्स एंड इलेक्ट्रिक कुकर्स। आप इलेक्ट्रिक हीटर्स को देखें, कुकर्स को देखें, उनके एलिमेंट्स में से जब लाइट पास होती है तो वो भी हीट अप होकर ग्लो करते हैं। ये आपको डिफरेंट लाइट सोर्सेज बताए गए हैं। क्वेश्चन यू कैन आस्क इफ देयर इज समवन। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यस बेटे, क्वेश्चन पूछना है पूछें। सर कल टेस्ट है। बेटे स्केड्यूल के मुताबिक टेस्ट होते रहेंगे। आपका जो पिछला टेस्ट है वो भी आप अपलोड हो जाएगा उसमें ग्रुप में, उसका रिजल्ट भी आज शेयर हो जाएगा। और
जो भी स्केड्यूल के मुताबिक टेस्ट हैं आपने तैयार करके आते रहना है, लाजमी होंगे टेस्ट। नेक्स्ट इज देयर साउंड एनर्जी। Like heat and light energy, sound energy Excuse me, also sir. travels in waves. Yes. सर हमारे टेस्ट क्लासरूम में होने हैं। फिजिकल क्लासेस जब होती हैं तो क्लासरूम में ही, इधर स्कूल में ही टेस्ट होते हैं। सर लेकिन वो 602 के तो सिर्फ वो शौकत साहब ले तो नहीं होते। वो शौकत साहब इधर ले लेंगे। बड़े ये क्लास में बातें डिस्कस करने वाली हैं, अभी लेक्चर डिस्कस ना करें, अभी सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड बात करें। साउंड एनर्जी का मैंने बताया कि लाइक हीट एंड लाइट एनर्जी, साउंड भी वेव्स की सूरत में ट्रेवल करती है। साउंड एनर्जी कैन बी सेंस्ड विद आवर ईयर्स, यानी हमें साउंड एनर्जी का पता कैसे चलता है? कानों के जरिए, हम आवाज कानों से सुनते हैं। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। अगर पूछा जाए कि हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड, your answer should be there. It is produced by vibrating objects such as our vocal cords. Vocal cords बेटे साउंड प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारी बॉडी में कहाँ पे होती हैं? कौन बच्चा बता सकता है? वोकल सर कॉर्ड्स। कहना है यस, सर गले में। गले में ये जो हवा की नाली होती है जिसे ट्रैकिया कहते हैं, ट्रैकिया की टॉप जो है, अपर पार्ट इसका, वहां पे लेरिंग्स होता है। लेरिंग्स, उसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं और उनकी वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। इसी तरह वाइब्रेटिंग पियानो है, गिटार वगैरह, गिटार स्ट्रिंग्स हैं, या वाइब्रेटिंग पार्ट्स कार इंजन के हैं। तो डिफरेंट सोर्सेज जो साउंड के हैं, याद रखें कि उनकी वाइब्रेशन से ये आवाज पैदा होती है। साउंड वेव्स ट्रेवल थ्रू एयर टू आवर ईयर्स। हवा के अंदर साउंड वेव्स ट्रैवल करती हुई हमारे कानों तक पहुंचती हैं। आवाज को हम कानों के जरिए सुनते हैं। बाकी चीजों की डिटेक्शन हमें कैसे होती है? ये तो एक सेंस ऑर्गन था जिसकी बात की। 5 senses are there and 5 sense organs are there for their detection. बड़े 5 senses होती हैं और हर सेंस की डिटेक्शन के लिए एक सेपरेट सेंस ऑर्गन जो है, it has been provided to us naturally. हाँ जी, साउंड एक सेंस थी, उसके लिए जो सेंस ऑर्गन है वो है ईयर। बाकी जो 4 सेंसेस हैं, इन 4 सेंसेस को कौन बताएगा? 7 शब्द, एक सेंस बतानी है। यस सर। सर टेस्ट। टेस्ट, टेस्ट जो है वो सेंस है, इसके लिए सेंस ऑर्गन कौन सा है? अयान सगीर बताएगा। सर टंग। टंग, वेल डन। सर साइट। 2 हो गई। साइट, साइट बेटे ठीक है। अब्दुल्ला शाम ने थर्ड सेंस जो बताई वो है साइट, यानी विजन कह दें, साइट कह लें। तो इसके लिए सेंस ऑर्गन कौन सा है? बाविक बताएगा। सर आए। आईज, वेल डन। 3 हो गई हैं और 2 रह गई हैं। जो 2 रह गई हैं उनमें से आप चौथी सेंस कौन सी है? ये हमायूं बताएगा। सर हेयर। हमायूं, हमायूं कौन सी बताएगा? सर टच। टच, ओके, टच सेंस हमायूं ने बताई है। तो इसके लिए ऑर्गन में पूछूंगा मोहम्मद अहमद से। सर स्किन। वेल डन, स्किन ऑर्गन है टच सेंस के लिए। उसके बाद 5th सेंस जो रह गई है उसके लिए किसने बताया? दोबारा बोल दें। सर स्मेल। स्मेल, चले स्मेल, ये मेरे सामने Second eye. जैसे भी बताया। नहीं, इसका मैं पूछूंगा ऑर्गन अमन शाहिद। अमन शाहिद बताएगा। स्मेल के लिए कौन सा सेंस ऑर्गन? यस, सर नोज। नोज, वेल डन। बड़े याद रखें ये 5 सेंसेस जो हैं
और उनके लिए सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, ये चीजें आप ज़हन-नशीं कर लें। साउंड की हम बात कर रहे थे। साउंड कैन आल्सो ट्रेवल थ्रू अदर गैसेस। ये सिर्फ ऐसे नहीं कि हवा में से ट्रेवल कर सकती है, साउंड किसी भी गैस में से ट्रेवल कर सकती है। साउंड सॉलिड्स में से भी ट्रेवल कर सकती है और लिक्विड्स में से भी। लिक्विड्स, सॉलिड्स, गैसेस, ये सारा क्या मीडियम है, मैटर है। मटेरियल मीडियम कोई भी हो, साउंड उसमें से ट्रेवल कर सकती है। साउंड सिर्फ वैक्यूम में से ट्रेवल नहीं कर सकती, ठीक है ना, बट साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मींस स्टोर्ड एनर्जी, ठीक है, एनर्जी जो कि स्टोर होती है बॉडी के अंदर स्टोर। अब वो किस वजह से स्टोर होती है? बॉडी के ऊपर वर्क किया जाता है तो वो वर्क उसमें स्टोर हो जाता है एनर्जी की फॉर्म में, या फिर केमिकल एनर्जी की बात करें तो वो चीज जिस मटेरियल की बनी होती है उसके आइटम्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस की सूरत में एनर्जी होती है, जिसे केमिकल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। एक्स्ट्रा एनीथिंग दैट इज, हाँ ये आगे बताया कि इट इज द एनर्जी दैट समथिंग हैज बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन। पोजीशन की वजह से उसमें एनर्जी है। एनीथिंग दैट इज लिफ्टेड अबव ग्राउंड, कोई भी चीज जिसको जमीन से हम ऊपर उठाते हैं तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है ना, इज गिवन मोर पोटेंशियल एनर्जी, उसकी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाती है। दिस इज समटाइम्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जमीन की जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको ग्रेविटी कहते हैं, क्योंकि हम उस फोर्स के अगेंस्ट ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाते हैं, उसके ऊपर हमें वर्क करना पड़ता है और यही वर्क उसमें स्टोर हो जाता है, जो कि अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स हमने वर्क किया था, तो इस एनर्जी को कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। Why is it called gravitational potential energy? Because it is stored in the objects due to their lifting against gravity, ठीक है, उनका ऊपर को उठाया जाना ग्रेविटी के अगेंस्ट था, इस वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का इसको। Amount of gravitational potential energy that is stored in the objects, in the raised objects, it depends upon two things. दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक mass of the object और दूसरा height of the object above the ground। जितना mass ज्यादा होगा, हाँ एक चीज तीसरी भी याद रखें इसमें, वो है ग्रेविटी का इफेक्ट, ठीक है, हाउ मच ग्रेविटी इज देयर, क्योंकि ग्रेविटी इसको हम सरफेस ऑफ अर्थ के करीब तो कांस्टेंट ले लेते हैं, तकरीबन एक जैसा लेते हैं, और उस वजह से हम सिर्फ दो फैक्टर ही काउंट करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी मैस और हाइट पर डिपेंड करती है। लेकिन जब हाइट ज्यादा हो जाए तो वो जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट होता है ये कम होना शुरू हो जाता है, लिहाजा हमें इसको भी काउंट करना चाहिए, ग्रेविटी को भी साथ काउंट करना चाहिए। तो ये 3 फैक्टर्स आपने याद रखने हैं जिनके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है। थिंक अबाउट दिस एग्जांपल, व्हिच वुड हैव द ग्रेटेस्ट ग्रेविटेशनल एनर्जी। ये पहले मैं आपको फैक्टर्स बता ही दूं बेटे, मास किसी ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा होगा उतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, और जितनी हाइट पे ज्यादा ले जाएंगे, ठीक है, जितना ज्यादा हाइट पे ले जाएंगे उसी कदर पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से बढ़ेगी। और ये एग्जांपल है कि व्हिच वुड हैव द ग्रेटेस्ट ग्रेविटेशनल एनर्जी, अ स्मॉल स्टोन ड्रॉप्ड ऑनटू योर फुट फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 मीटर और अ लार्ज स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट। मैंने कहा कि एक छोटा सा पत्थर 1 मीटर की हाइट से आपके पांव पे गिरता है तो कितनी चोट आएगी, जाहिर बात है उसकी एनर्जी का अंदाजा होगा आपको चोट से ही, या फिर एक बहुत बड़ा पत्थर उतनी ही हाइट से गिरता है तो आप बताएंगे किस पत्थर से ज्यादा चोट आएगी। सर बड़े पत्थर से। सब बड़े पत्थर से। बड़े पत्थर से, बड़े पत्थर से अगर ज्यादा चोट आ रही है तो इसका मतलब बड़े पत्थर में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी। अब बड़े और छोटे पत्थर में फर्क किस चीज का था? हाइट तो एक जैसी थी, ठीक है, ग्रेविटी भी एक जैसी थी, सिर्फ मैस का फर्क था, ठीक है। जब हाइट एक ही रखेंगे ग्रेविटी भी सेम होगी। मैस एंड वेट, मैस बल्कि बेटे जब वेट होता है
ग्रेविटी और मास को इकट्ठा जब हम लेते हैं तो वो वेट बनता है, ठीक है। ग्रेविटी और मास कलेक्टिवली हम उसको वेट कहते हैं। अभी आपसे मास की बात करें कि सेम हाइट थी, ग्रेविटी भी सेम थी, तो जिसका मास ज्यादा था उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी। नेक्स्ट है कि व्हाट इफेक्ट वुड ड्रॉपिंग बोथ स्टोन्स ऑन टू योर फुट फ्रॉम अ हाइट ऑफ 3 meters हैव। अब कहा कि वो स्टोन्स, सेम स्टोन, एक छोटा एक बड़ा है, पहले 1 मीटर की हाइट पे थे, अब उनको 3 मीटर की हाइट पे कर दिया गया है। अब वो गिरते हैं तो पहले की निस्बत ज्यादा चोट आएगी या कम आएगी? सर सर ज्यादा आएगी। ज्यादा आएगी। आपका एक्सपीरियंस है, कोई भी चीज ज्यादा हाइट से गिरती है तो ज्यादा चोट आती है, तो इस हाइट के बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है। तो हमने देखा कि हाइट किसी ऑब्जेक्ट की जितनी ज्यादा करेंगे उतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, उसका मास ज्यादा होगा तब भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। Another type of potential energy, that is the energy that is stored in squash or stretched springs or stretched elastic rubber, इलास्टिक हो या रबर हो, जब स्ट्रेच्ड फॉर्म में हो उस वक्त उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, स्प्रिंग को आपने खींचा हुआ है या स्प्रिंग को कंप्रेस किया हुआ है, स्क्वेश्ड स्प्रिंग हो, स्प्रिंग को दबाया हुआ है, उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है तो ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। आपको शुरू में पैराग्राफ के स्टार्ट में बताया गया था कि पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है, ठीक है, पोजीशन की वजह से जो एनर्जी, जिसको आपने ग्रेविटी की सूरत में देखा, ग्रेविटेशनल फील्ड में पोजीशन के लिहाज से वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी। तो अब ये जो दूसरा केस देख रहे हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम कहते हैं कंस्ट्रेंट स्टेट। When object is there in constrained state, then energy possessed by it is called elastic potential energy. देखो कंस्ट्रेंट क्या है, आपने बाउंड किया हुआ है ऑब्जेक्ट को किसी स्टेट में रहने के लिए, जैसे स्प्रिंग आपने उसको खींचा हुआ है, स्ट्रेस सप्लाई की है, वो कंस्ट्रेंट स्टेट में है। उसको कंप्रेस किया है तब भी वो कंस्ट्रेंट स्टेट में है। आपने रबर या इलास्टिक को खींचा हुआ है, ये भी कंस्ट्रेंट स्टेट्स हैं। तो ऐसी स्टेट्स में जो एनर्जी है दैट इज पोजेस्ड बाय सच ऑब्जेक्ट्स, इट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आफ्टर दिस इज देयर न्यूक्लियर एनर्जी। किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर यस सर कल को स्केड्यूल के अकॉर्डिंग हमारा एयर एंड एटमॉस्फेयर की वर्कशीट का टेस्ट है ना? बेटे नेक्स्ट टेस्ट जो भी है आप स्केड्यूल को फॉलो करें, इसमें देखना जो भी टेस्ट है उसको याद कर लें। कोई क्वेश्चन सर? यस ठीक है बेटा, टॉपिक हमारा यही कुछ ही होगा जितना पढ़ लिया है, बाकी जो एनर्जी की फॉर्म से वो हम बाद में पढ़ लेंगे। अभी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स में पाई जाती है? पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स में पाई जाती है? नहीं बेटे, लिविंग थिंग हो, लिविंग थिंग है, उसकी पोजीशन को चेंज करें। आप अपनी बात करें, आप दीवार पे खड़े हो जाते हैं, दीवार से नीचे छलांग लगाते हैं, नीचे कोई चीज पड़ी है तो वो कुछ उठने वाली चीज है, तो देखें कि उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर आप थोड़ी हाइट से जंप लगाते हैं फिर कितना पड़ता है, तो जितनी हाइट ज्यादा से आप छलांग लगाते हैं किसी भी चीज के ऊपर तो आप देखते नहीं क्या उसका इफेक्ट जो है वो चेंज होता है। तो लिविंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी एनर्जी देखें बेटे, इसमें फैक्टर आपने देख रहे हैं मास और हाइट का, इसमें लिविंग नॉन लिविंग का कोई फैक्टर ही नहीं था। एनी अदर क्वेश्चन? Okay, bete, we shall wind up our today's lesson with these three forms of energy that we have discussed. Other forms we shall discuss in next lesson. You should be ready for your physical test at school. Okay, Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह